guys, myself अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग आई.टी.आई चैनल। अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी आपका आई.टी.आई में एडमिशन हुआ है। आपको हम सिलेबस का वीडियो कुछ बनाए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होता है। अगर आप 12th करके आए हैं तब तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप हाई स्कूल या 8th से हैं तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। बट अगर आप 12th किए हैं, फिजिक्स से रहे हैं, तो उतनी चीज़ें मिलती जुलती रहती हैं और उसी को हम आगे पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से आई.टी.आई का सिलेबस आपको पता ही है कि टूल्स पढ़ना होता है, घरों में वायरिंग कैसी होती है, मशीन कैसे यूज़ करते हैं, मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बाद पावर कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ कैसे ट्रांसमिट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, घरों तक कैसे पहुँचाया जाता है, फिर उस पावर का यूटिलाइज किस तरह से हम करते हैं, कितने ल्यूमेन पर वॉट का यूज़ करेंगे। ऐसा तो नहीं कि छोटा सा रूम है उसमें हम 200 ल्यूमेन पर वॉट यूज़ कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। एक IE रूल बना हुआ है, मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है, उसमें ये दिखाया गया है, ये बताया गया है कि आप किस तरह से आप पावर का यूटिलाइज करेंगे, कितने ल्यूमेन का यूज़ करेंगे, फ़ैन कितना होगा, कितना मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसमें बताया गया है कि अगर स्विच बोर्ड लगा हुआ है तो वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर लगा होगा, एनर्जी मीटर है तो वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, कितनी ऊंचाई से वो लगा होगा, अगर हम मेरे ऊपर से मतलब घर के ऊपर से ओवरहेड लाइन जा रही है तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में बताई गई हैं। वो पूरा आपका एक चैप्टर होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे जब आप अर्थिंग पढ़ेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल होता क्या है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाएगा तो करंट और वोल्टेज होता है। तो अगर कोई भी एक बंद सर्किट है, मतलब कि कोई भी क्लोज सर्किट है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक क्लोज सर्किट है और यहाँ पर आपका फैन लगा हुआ है, ये एक बल्ब लगा हुआ है। तो अगर ये कोई भी क्लोज सर्किट है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, तो इसमें करंट प्रवाहित होगा। मतलब कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो यहाँ पर एक करंट नाम की चीज़ आती है जिसको हम हिंदी में धारा कहते हैं। तो ये प्रवाहित होगा और ये जाएगा यहाँ पर, इससे बल्ब जलेगा, फिर यहाँ जाएगा तो ये फैन चलेगा और फिर ये वापस निगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगा। बट अगर हम इसी सर्किट को कहीं से भी ओपन कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने ओपन कर दिया, तो क्वेश्चन पूछा है क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि करंट वहीं फ्लो होती है जहाँ उसे क्लोज पाथ मिलता है। यहाँ पे उसे क्लोज पाथ मिला नहीं, यहाँ पे ओपन हो गया, तो ओपन होने की वजह से कि ये फैन और लाइट नहीं जलेगा। तो इसका मतलब ये है कि करंट वहीं पर फ्लो होगी या करंट का धारा का प्रवाह वहीं होगा जहाँ पर हमें एक क्लोज सर्किट मिलेगा। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद देखिए कि करंट जो होती है वो एक मानव जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। क्या किसी ने करंट को देखा है? नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि हम वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज तो जैसे मान लीजिए वॉट पावर तो दिख रही है कि इतने वॉट में जल रहा है, ये 5 वॉट का जल रहा है, 10 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। ये पावर को तो हम एक बार देख पा रहे हैं। जब वो 5 वॉट के कंपैरिजन में 10 वॉट का बल्ब तेज जलेगा, उसकी कंपैरिजन में 20 वॉट का बल्ब, तो हम एक पावर को एज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं ये कम है और ये ज़्यादा। बट धारा को किसी ने कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ उसको टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, या फिर कभी भी प्रयोगशालाओं में पता चलता है हमें कि करंट नाम की एक चीज़ होती है। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको विद्युत धारा कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश आप लोग समझते हैं, चार्ज मतलब प्लस माइनस। आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्लोज सर्किट है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक मार्कर है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन है, इसमें या तो वो वेव्स के फॉर्म में और या फिर वो पार्टिकल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है, या तो वेव्स या तो पार्टिकल्स, तो वो किसी न किसी फॉर्म में इस मार्कर में उपस्थित हैं। इसी तरह से जब बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा तरल पदार्थ सिद्धांत के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि धारा जो होती है, करंट जो होती है, वो हमेशा सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्जेस कैसा होता है? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन चार्जेस में कैसे होते हैं? माइनस होते हैं।
और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में बहेगी। मतलब धारा का प्रवाह किधर से होगा, प्लस के साइड से होगा, ऐसे धारा का प्रवाह होगा। कभी भी बैटरी लगी होगी, बैटरी से ही हम सोर्स देंगे या फिर डीसी सोर्स होगा, तो उसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के विपरीत डायरेक्शन में होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस की साइड से निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव के साइड, करंट जो होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होती है और एक क्लोज्ड पाथ मिलेगा, एक क्लोज सर्किट होगी, तभी धारा फ्लो होगी। तो आपको 3 बातें मैंने बताया। सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी सर्किट के लिए अगर उसमें धारा का प्रवाह होना है, धारा प्रवाह हमें कराना है, तो उसकी पहली शर्त क्या है कि वो एक क्लोज सर्किट होनी चाहिए। दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी सर्किट है तो उसमें सबसे पहले वोल्टेज होता है। हमने सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तब करंट आया है। ऐसा नहीं है कि पहले से ही करंट फ्लो हो रहा था तब। जब तक हम उसे कोई सोर्स नहीं देंगे, यानी कि सोर्स मतलब वोल्टेज, कभी भी अगर हम उस सर्किट में सोर्स नहीं देंगे, वोल्टेज नहीं देंगे, तो करंट नहीं होगा। मतलब कि सर्किट में सबसे पहले वोल्टेज आता है तब फिर करंट आता है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि धारा जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन से अपना पाथ को कंप्लीट करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से चलेंगे, नेगेटिव साइड से चलेंगे, तो धारा किधर से चलेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो आप लोग को करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ही जनरली आपको पता होनी चाहिए। आपका फर्स्ट ईयर है, अभी आप इन सारी चीज़ों से पता नहीं परिचित हैं या नहीं है, तो हम आपको छोटी छोटी हर चीज़ों को लेकर के चलेंगे और बताएंगे। तो मैंने आपको धारा के बारे में बताया। अब ये है कि धारा, हम धारा बताते हैं। धारा जो होती है, करंट 2 प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। तो कितनी टाइप्स की करंट हो गई, 2 टाइप्स की करंट हो गई। करंट 2 टाइप्स की हो गई, एक हो गई हमारी एसी और दूसरी हो गई हमारी डीसी। तो एसी क्या हुआ, एसी हुआ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, और डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो अब देखिए बात ये है कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ज्यादातर हम लोग यूज किसका करते हैं, एसी का करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एसी में क्या होता है ना कि जो वेवफॉर्म मिलती है हमें वो ऐसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिलेगी। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे देखिए अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम एसी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वैसे तो एसी में ट्रायंगुलर वेव भी होती है, रेक्टेंगुलर वेव भी होती है, बट ज़्यादातर यूज हम लोग साइनोसॉइडल वेव का ही करते हैं। तो अगर हम लोग एसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये एक साइनोसॉइडल वेव बनी हुई है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर क्या था, टाइम है, ये वाला पॉइंट क्या है, टाइम है। अब देखिए यहाँ पर टाइम क्या था, t=0 था, तो इसका एम्पलीट्यूड भी तो देखिए 0 ही है लगभग। अब हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पे t= अगर हम 1 देंगे तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड बदला, टाइम के अकॉर्डिंग बदला। फिर जब हम यहाँ पर पहुंचे तो t= अगर हम 2 लेते तो इसका एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ गया। अब अगर हम पीक पॉइंट पे पहुंचे, जहां सबसे ज्यादा भी पीक पॉइंट मिल रहा है, देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। जब हम यहाँ पीक पॉइंट पे पहुंचे, ये क्या हमारा पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट, और या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट कह सकते हैं, या तो हम इसी को पीक टू पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं, पीक टू पीक पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर t की बात करें तो एक समय के बाद हम ये देखें कि एक समय के बाद करंट अपने मैक्सिमम मान पे थी, मतलब कि बिल्कुल पीक वैल्यू पर थी। यहाँ पे t= मान लीजिए 7 था, 8 है, ठीक है। अब फिर से टाइम का डिक्रीज शुरू, अब फिर से एम्पलीट्यूड जो थी वो घटना शुरू, एक मान तक वो इस तरह से
बढ़ी, अब इसके बाद वो इस तरह से ऐसे घटेगी। मतलब अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू को बढ़ाएं, टी इसका टू 9 करें, तब भी एम्पलीट्यूड हमें कम मिला। यहाँ पर जाते जाते अगर 30 हो गया तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत ही मिनिमम मिलने लगा। मतलब हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड, और अपने मैक्सिमम मान पर पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये 180 डिग्री पॉइंट है। अब अगर 180 डिग्री चलेंगे तो इधर से निगेटिव हाफ साइकिल चलेगी। ये क्या था, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये वाला पॉइंट क्या है, निगेटिव हाफ साइकिल है। तो निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा। मतलब फिर से अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पहले बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद पीक पॉइंट मिल रहा है। मतलब ये निगेटिव हाफ साइकिल का मैक्सिमम पॉइंट है, या हम इसे पीक पॉइंट कह सकते हैं। फिर जब हम इसको बढ़ाना शुरू किए तो यहाँ से एम्पलीट्यूड जो होता है वो कम होना शुरू हो गया, और एक पॉइंट आने के बाद उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो गया। क्लियर है? तो ये तो एसी की कहानी हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं डीसी पर। तो देखिए डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, इसका वेव फॉर्म हमें कैसा मिलता है, कुछ इस टाइप का मिलता है, मतलब कि कांस्टेंट मिलता है। क्यों कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, या टाइम के साथ बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट को हम लोग T मानेंगे तो ये हमें कांस्टेंट वेव फॉर्म मिल रही है, कहीं भी चेंज हुआ नहीं। लेकिन अगर AC की बात करेंगे तो ये देखिए ये बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, कि इसमें लगातार टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। पहली की धारा दो प्रकार की होती है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट उस करंट को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज होता रहता है, और डायरेक्ट करंट हम उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए ज़्यादातर हम लोग जब इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं तो डीसी कंपोनेंट हमारे पास बहुत ही कम, हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन ही नहीं करते, मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई भी फ़ायदा नहीं था। वैसे तो एज अ एसी की कंपैरिजन में डीसी में लॉसेस कम होते हैं, ना कोरोना लॉस होता है, ना स्किन इफेक्ट होता है, ना प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। हो सकता है ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको ना समझ में आए। बस इतना समझ लीजिए कि कभी भी अगर हम डीसी की बात करेंगे तो वो एसी के कंपैरिजन में अच्छा है, बट अच्छा है क्योंकि उसमें लॉसेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, पावर फैक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम एसी की बात करेंगे एज अ कंपैरिजन डीसी, तो उसमें हर चीज़ होती है, पावर फैक्टर भी होता है, कुछ एसी के कंपोनेंट्स होते हैं, RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। किसी भी आप लोग फैक्ट्री वगैरह या इंडस्ट्रियल एरिया से अगर परिचित होंगे तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर डाउन चल रहा है, मतलब कि उसकी इफिशियंसी सही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जितना हम पावर को सेंड कर रहे हैं उतना वो वहाँ पे रिसीव नहीं हो रही है, सारी पावर लॉसेस में चली जा रही है, तो इसीलिए पावर फैक्टर हमारा डाउन हो जाता है। अब पावर फैक्टर वगैरह काफ़ी ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको आगे पता चलेगा। लेकिन अभी इतना समझिए कि एसी के कंपैरिजन में डीसी में लॉसेस कम होता है, लेकिन फिर भी हम डीसी का यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि एसी में क्या है ना कि हम वोल्टेज अगर कम है तो उसे ज़्यादा कर सकते हैं, और जहाँ ज़्यादा की ज़रूरत हो, कम की ज़रूरत होगी तो हम उसे ज़्यादा से कम भी कर सकते हैं। मतलब कि हम वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें ज़रूरत है 60 वोल्ट की, ठीक है, और यहाँ पे हमें ज़रूरत है 20 वोल्ट। जैसे मान लीजिए कि घरों में सप्लाई आता है, कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, ये फर्स्ट फेज में आता है 220 वोल्ट, और अगर हमें 440 वोल्ट की ज़रूरत है तो 220 और 440 वोल्ट दो हमारे पास वोल्टेज है। अगर हमें इसकी ज़रूरत है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है,
अगर 220 वोल्ट आ रही है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, मतलब उसकी वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं और इसको यूज़ कर लेंगे। और अगर वोल्टेज को हमें स्टेप डाउन करने की ज़रूरत है, मतलब कि हमें 440 वोल्ट आ रही है ट्रांसफार्मर के द्वारा और 220 वोल्ट ही हमें चाहिए, सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, तो हम उस वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं। स्टेप अप करने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, बढ़ाया जा सकता है। और स्टेप डाउन किया जा सकता है। स्टेप डाउन का मतलब उसे घटाया भी जा सकता है, किसको, वोल्टेज को। तो इसलिए हम लोग एसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और डीसी को कम प्रीफर करते हैं। बट हमारे पास में क्या है कि एसी के सोर्सेज भी ज़्यादा हैं, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, बैटरी हो गया, एससीआर हो गया। एससीआर की जितनी भी फैमिली होती है सब करंट कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती है, बाकी सब तो वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती है, जैसे फैट, मॉसफेट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एसी में होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जब हम एसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड में फिक्स है। आईई रूल के अनुसार ये कहा गया है कि भारत की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज। इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमारे पुराने कंपोनेंट्स हैं ना, वो सब 50 हर्ट्ज पे डिज़ाइन किए गए। अगर हम फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो सारे कंपोनेंट्स डैमेज हो जाएंगे। अब इतना बड़ा पावर सिस्टम है और ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में पूरे पावर कंपोनेंट्स को चेंज कर दें। इतना पैसा भी तो नहीं है ना, वैसे ही घाटे में सब रहता है। तो इस वजह से हम जो भी पावर कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे हमारा इंसुलेटर हो गया, कंडक्टर, क्रॉस आर्म्स, और भी जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, पोल्स वगैरह, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम इस डिज़ाइन पे यूज़ करते हैं। उसको सिर्फ 50 हर्ट्ज पे ही डिज़ाइन किया गया है। अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है। और उसके अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमारे पास पावर कंपोनेंट्स हैं वो सारे 50 हर्ट्ज पे ही डिज़ाइन किए गए। अब इतना बड़ा पावर सिस्टम है और उसमें इतने सारे कंपोनेंट यूज़ किए, क्या पॉसिबल है कि हम एक बार में सबको चेंज कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी वजह से हम जो भी आगे भी डिज़ाइनिंग करते हैं या कर रहे हैं वो भी 50 हर्ट्ज पे ही डिज़ाइन होता है। डीसी में फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है, 0 होता है। इसमें फ्रिक्वेंसी आवृत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि आवृत्ति का मतलब क्या होता है, F = 1/T। F = 1/T मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी के मान में बदलाव आ रहा है। एक साइकिल में, ये एक साइकिल है, एक साइकिल में कितना चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, वही तो हमारी फ्रिक्वेंसी हुई। F = 1/T, या फिर हम F = 2 ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा मतलब कि क्या, कितना चेंज हो रहा है वो मैटर करता है। तो वो चेंजमेंट किस में हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ और घट किस में रहा है, एसी में ही तो रहा है। तो इस वजह से एसी में ही फ्रिक्वेंसी होती है और डीसी में कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होने के कारण इसमें फ्रिक्वेंसी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आज हम आपको इतना ही बताएंगे। इसके आगे हम आपको और भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको अभी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम बहुत ही बेसिक से बिल्कुल नीचे, जैसे बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले हमने करंट बताया। जब आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जैसे ABCD होता है, वैसे ही करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, इफिशियंसी, ये सारे वर्ड्स होते हैं। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो कॉमनली टेक्निकल वर्ड्स हैं उसका मतलब समझिए, फिर हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।